हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, तुम्हें याद है कितने आइसोटोप्स होते हैं? तीन। क्या नेचर है उनका? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट all having all having same number of protons in the nucleus but having different number of neutrons. हाइड्रोजन को बनाने के रास्ते वाटर से होके गुजरते हैं, फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर का 11% वाटर का 11% क्या होता है बाय मास? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और वाटर से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं फ्रॉम वाटर। नंबर टू, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, बातें नहीं आपस में, एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो भी हाइड्रोजन बन जाता है। एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेना इज मैंडेटरी। अच्छा, जब हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट HNO3 नहीं ले सकते। जिस कारण से नहीं, जिस कारण से हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं ले सकते, उसी कारण से हम डाइल्यूट HNO3 भी नहीं ले सकते। प्रॉब्लम क्या होता है? अच्छा, वो देखेंगे। और थर्ड, फ्रॉम एल्कली। एल्कली समझते हैं ना, एल्कली क्या होता है? सॉल्युबल बेस, और सॉल्युबल बेस में भी NaOH और KOH। अब इन सब में अच्छी बात क्या है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है, ये एक्टिविटी सीरीज होती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है ना। हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सब एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ये सब एक्टिव मेटल्स क्यों कहलाते हैं? हमने इनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा क्यों? हम क्या करते हैं, ट्यूब बनाते हैं। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं और यहां HCl डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, या फिर डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट HNO3 भी लिया था, डाइल्यूट HNO3 भी लिया था। और अब क्या करते हैं, ये सारे मेटल्स है ना, ये सारे मेटल्स को एक दूसरे ट्यूब में लेते हैं, एक दूसरे ट्यूब में लेते हैं। ये मानो मैंने ऐसे सोडियम को ले नहीं सकते, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुम्हें याद है अल्कली मेटल्स आर वेरी 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 रिएक्टिव। सोडियम का एक टुकड़ा अगर तुम हवा में या पानी में छोड़ दोगे तो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और लिटरली एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको केरोसिन में रखना होता है। तुम्हें याद होगा, दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विद और दे कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो यहाँ क्या लिया है वही शुरू में, यहाँ हाइड्रोजन गैस पास करा, यहाँ डाइल्यूट एसिड HCl और H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म, एक डाइल्यूट HNO3 नहीं लेते। अच्छा, अब यहाँ क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं, यहाँ मेटल्स लेते, ये सारे मेटल्स जितने लिए ना पीरियोडिक टेबल में, इनफैक्ट जितने मेटल्स हैं सब लिए, यहाँ मेटल का पेयर बनाया और यहाँ एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया।
एक वायर से इसको कनेक्ट करते हैं। अब क्या नोटिस करते हैं, कुछ मेटल्स रखने पर जब वायर के साथ कनेक्शन करते हैं तो दो चीज हो सकती है अपूर्व। एक तो ये हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होके एसिड में डिसॉल्व हो जाए। दो बात हो सकती है, यहां तुम अलग अलग मेटल्स रखते जाना, यहां तुम अलग अलग मेटल्स रखते जाना, वो मेटल्स के रखने पर दो चीज हो सकती है, या तो यहां से हाइड्रोजन गैस जो तुम पास कर रहे हो वो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाएगी एसिड में, या फिर एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। या तो हाइड्रोजन गैस जो तुम पास कर रहे हो वो डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर एसिड में जो, अच्छा ये H2 गैस अगर इसमें डिसॉल्व होगी, ये H2 गैस अगर इसमें डिसॉल्व होगी, H2 गैस डिसॉल्व हो जाएगी H प्लस बनकर। अगर H2 डिसॉल्व होगा तो वो H प्लस बन के डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर तुमने अगर एसिड दिया है अपुन तो ये HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस बनकर, मतलब यहां खूब सारा H प्लस मैं बिना बोलूं तो भी प्रेजेंट है। तो दो चीज हो सकती है, या तो हाइड्रोजन गैस एसिड में डिसॉल्व हो रही है, या फिर हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स थे जिन मेटल्स का यहां पर पेयर बनाया और हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो गई, वो मेटल के पेयर को रखा, बहुत सारे मेटल्स को यहां रखा और हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो गई। अच्छा, ये मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कराता है, मतलब ये हाइड्रोजन प्रिपरेशन नहीं कर रहा। और कुछ मेटल्स ऐसे थे जिनका पेयर बनाया और वो हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि एसिड के H प्लस को हाइड्रोजन बना के लिबरेट कर रहे हैं। और वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन को डिसॉल्व नहीं कराते, हाइड्रोजन इवॉल्व करते, उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखते और इनको क्या नाम दे दिया, एक्टिव मेटल्स। इसका क्या मतलब है कि दे डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, एसिड में से वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है मतलब उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ऊपर है मतलब उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। हमने क्या किया, ये सारे मेटल्स को इसके साथ पेयर बनाया। और तुम मान लो, अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तुम ऐसा मान लो कि मैंने स्टॉप वॉच ऑन करा और सबसे जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट किसने किया, पोटेशियम ने, तो मैंने कह दिया ये मोस्ट रिएक्टिव है। और इस तरह से ये सारे रिएक्टिव है, लेकिन इनमें ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और कॉपर, कॉपर भी एक एलिमेंट मेटल है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करता है, हाइड्रोजन को डिसॉल्व कराता है, मतलब कॉपर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसको हाइड्रोजन के नीचे रख। अब तुम समझे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन को इवॉल्व करा रहे थे, उनकी सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब अच्छी बात क्या है, तुम्हें एक मेटल्स की लिस्ट पता है, वही मेटल्स को पहले वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोजन मिलेगा। वही मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोजन मिलेगा। और उन्हीं मेटल्स को एल्कली के साथ ट्रीट कराएंगे और हमें हाइड्रोजन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ये एक सीरीज है हाइड्रोजन प्रिपरेशन का। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स ऑन वाटर ऑन डाइल्यूट एसिड ऑन। अच्छा, ये जब एल्कली लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग, ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा और बॉइलिंग होगा, ये कंडीशन है। दिस एल्कली शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड बॉइलिंग। और हम क्या करेंगे, एल्कली में भी एक्टिव मेटल्स देंगे, डाइल्यूट एसिड में भी एक्टिव मेटल देंगे और वाटर में भी एक्टिव मेटल। अच्छा, सेकंड, हाइड्रोजन प्रिपरेशन का सेकंड मेथड जो हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। वाटर लेंगे,
उसमें ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराएंगे, वाटर का फॉर्मूला, और ये वाटर टूट जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराने पर ये टूट जाएगा, H2 प्लस हाफ O2, हाइड्रोजन फिर से मिल जाएगा। बिना एसिड दिए वाटर नहीं टूटेगा, बिना एसिड दिए वाटर नहीं टूटेगा, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करे तभी वो वाटर को तोड़ेगा। इसके लिए वाटर में थोड़ा सा 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते, जैसे 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डालते कुछ केमिस्ट्री होती है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी पास होते वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दे देते। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, अभी एक टर्म लिख रहे बाद में उसको पढ़ेंगे। हाइड्रोजन मिलेगा एट कैथोड और ऑक्सीजन मिलेगा एट एनोड। तो हाइड्रोजन प्रिपरेशन का ये दूसरा मेथड है। थर्ड थर्ड मेथड जो हमें पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड उसे कहते हैं बॉस प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स टू ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन। इसमें 3 स्टेप होते हैं और हमें प्योर हाइड्रोजन मिलता है, और ये एग्जाम के स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अच्छा, फोर्थ उसको हम कहते हैं लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। लोहा और कुछ नहीं, आयरन का क्लोराइड, आयरन का ऑक्साइड, सल्फाइड, कुछ नहीं, प्योर आयरन, और इसका स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे। कोल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर भी नहीं, एकदम स्टीम। इसका स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये जो ऑक्साइड मिलता है हमें, इसका कराने का पर्पस क्या होता है, लेंस प्रोसेस में मैंने आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया, मुझे हाइड्रोजन मिला, और आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe3O4। आयरन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया कृष्णा। अब ये जो आयरन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हम इसको फिर रिएक्शन करा के आयरन में कन्वर्ट कर देते। फिर से बोल रहा हूं, आयरन लेना, स्टीम के साथ रिएक्शन कराना, ये आयरन का ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अब ये जो आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं और हमें फिर आयरन मिल जाता है। मतलब ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस। तुम आयरन लेना, स्टीम के साथ रिएक्शन कराना, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, और ये जो आयरन ऑक्साइड मिला, इसको हम फिर एक छोटा सा रिएक्शन कराते हैं और ये हमें फिर आयरन दे देते। तो मुझे फिर आयरन मिल गया, फिर रिएक्शन कराऊंगा, फिर आयरन मिल जाएगा, फिर रिएक्शन कराऊंगा। ये भी काफी काम का रिएक्शन। अच्छा, कितने हो गए, 4, 5, 6, और भी 2 रिएक्शन होंगे। इसका पहले लिस्ट बना लो, फिर एक एक करके कंप्लीट होता जाएगा, टिक मारते जाना। 5 नंबर, एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल ऑन alkaline अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। या तो एल्कली मेटल हाइड्राइड लेते हैं, हाइड्राइड यू रिमेंबर, या तो एल्कली मेटल हाइड्राइड लेते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड लेते हैं, और उसके साथ वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं। मेटल जो है हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, मेटल हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, और हमें हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन मिलेगा। ये कुल 5 तरीके जिससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा टिक मार देना, स्टार्ट करो। अच्छा, एक्टिविटी सीरीज जरा इधर देखना। ये एक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब एक सिमेट्री बना के रखते हैं, अगर एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वाटर को कोल्ड लेते हैं, अगर एलिमेंट खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक सिमेट्री बनाते हैं,
एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वाटर को कोल्ड लेने से भी काम चल रहा है, और एलिमेंट अगर बहुत कम रिएक्टिव है तो वाटर को स्टीम फॉर्म में ले लेंगे। तुम्हें याद है, देखो आयरन बहुत नीचे है ना, आयरन बहुत नीचे है ना, तो हमने वाटर को किस फॉर्म में लिया था, लेंस प्रोसेस में, स्टीम के फॉर्म में। और ये वाले एलिमेंट्स, ये टॉप वाले एलिमेंट्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब इनका रिएक्शन कराएंगे, सिंस दे आर मोस्ट रिएक्टिव इटसेल्फ, वाटर इज टेकन वाटर इज टेकन कोल्ड। अच्छा, इनके लिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए, वाटर इज टेकन बॉइलिंग, सिंस दे आर इंटरमीडिएट रिएक्टिव। और इसके लिए लीस्ट रिएक्टिव among series, thus made to react with steam। अच्छा, जब इन तीनों का रिएक्शन होता है, इनको कोल्ड वाटर में लेते हैं, मेटल इज ऑब्टेन्ड, लेड को दूसरे केस में यूज करेंगे, ऐसे वाटर के केस में रिएक्शन नहीं करेंगे, एल्कली के केस में रिएक्शन करेंगे। अच्छा, यहां लिख रहा हूं मैं, मेटल इज ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोक्साइड फॉर्म। इन तीनों के लिए जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ये तीनों मेटल अपने अपने हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। और बाकी सब केस में हेयर मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ऑक्साइड फॉर्म, हाइड्रोक्साइड फॉर्म प्लस हाइड्रोजन, और मेटल इन ऑक्साइड फॉर्म प्लस हाइड्रोजन। तो तुम्हें हिंट मिल गया प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। अब रिएक्शन लिखता हूं मैं। अच्छा, इसको लिख लो, ये समझ आई बात। ये तीनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये तीनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है तो वाटर को कोल्ड फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है तो वाटर को कोल्ड फॉर्म में लेते हैं। और ये तीनों मेटल खुद हाइड्रो ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। अच्छा, ये इस सीरीज में लेस रिएक्टिव है, इसलिए वाटर को स्टीम फॉर्म में लेते, एकदम वाटर को हॉट वाटर लेते स्टीम के फॉर्म में, और इन दोनों के लिए वाटर को हॉट ले लेते या बॉइलिंग लेते। अच्छा, इन तीनों में हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और बाकी इन तीनों को छोड़कर सब में मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। पहला वाला आंसर तू दे, पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराने प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा। बैठो ना, बैठो। वाटर किस फॉर्म में रहेगा, कोल्ड वाटर, KOH प्लस। अच्छा, बैलेंस करना होगा, हुआ क्या, पोटेशियम के लिए हो गया। अच्छा, यही सेम सोडियम के लिए होगा कोल्ड फॉर्म में, क्या मिलेगा, 2NaOH प्लस H2। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2M प्लस 2H2, कोल्ड वाटर 2MOH प्लस H2, where M is पोटेशियम एंड सोडियम। और यही रिएक्शन हम कैल्शियम के साथ भी करा सकते हैं। अगर कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्लस वाटर कोल्ड, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, बैलेंस करो।
ये समझे ऐसा क्यों हुआ? देखो इधर, इधर देख, ए बाबू इधर देख, इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। अच्छा ये कितने लग रहे हैं? 2। और इस अकेले की वैलेंसी कितनी है? 2। तो ये 2 लगते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 1 है और इसकी अकेले की वैलेंसी 2 है, तो ये अकेले काम करते हैं। अच्छा ये 1 वैलेंसी वाले 2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अकेला 2 वैलेंसी वाला है, ये भी 2 वाटर के साथ रिएक्ट, तो क्या मिलेगा? CH छोटा प्लस H2। ये फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन था। सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन, अब हम रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। अच्छा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम प्लस H2O, ये वाटर बॉइलिंग रहेगा, Al2O3 प्लस H2, बैलेंस करो इसको। लिखो कहा 3H2, मैग्नीशियम प्लस वाटर MgO मिलेगा प्लस H2। किसका? वैसे तो कैल्शियम का भी हाइड्रोक्साइड मिलता है और कैल्शियम का ऑक्साइड भी बना लेते हैं, अलग अलग कंडीशन में कोल्ड लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड मिलता है, बॉइलिंग में ऑक्साइड मिलता है। तुम्हें याद है हमने एक्शन ऑफ हीट पढ़ा था? एक्शन ऑफ हीट में क्या लिखा था? अगर ये हाइड्रोक्साइड रहेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड रहेगा, उसको हीट करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में। यू रिमेम्बर दिस? वो तुम्हें, हम जब एक्शन ऑफ हीट पढ़ रहे थे केमिकल चेंजिंग रिएक्शन में, तो कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करके क्या मिलता था? मेटल ऑक्साइड। उसको बॉइलिंग कंडीशन में लेते हैं ना, तो हाइड्रोक्साइड होगा भी तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये थर्ड नंबर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये किसके साथ लिखेंगे? आयरन, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के नीचे स्टीम लिख देना। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के नीचे स्टीम लिखनी, स्टीम में ही रिएक्ट करता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? अ मेटल हैविंग वैलेंसी 3, अ मेटल हैविंग वैलेंसी 3, या ऐसे लिखो, ए सुने बात मत, ये मेटल की वैलेंसी 1 है, ये मेटल की वैलेंसी 1 है, ये मेटल की वैलेंसी 2 है, ये मेटल की वैलेंसी 2 है, ये मेटल की वैलेंसी 3 है। अच्छा इस मेटल की भी वैलेंसी 3 होती है, इस मेटल की वैलेंसी 3 है लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्ट नहीं करता, ये इरिवर्सिबल करता है। इस मेटल की वैलेंसी 3 है लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्ट करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। ये एक ऐसा वैलेंसी 3 है जो रिवर्सिबल मैनर में रिएक्ट कर रहा है, और ये एक ऐसा 3 वैलेंसी है जो इरिवर्सिबल रिएक्ट कर रहा है। ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बॉइलिंग वाटर। अच्छा क्या मिलेगा? Fe3O4, Fe3O4। अब ये देखकर तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है, हमने कैल्शियम ओई छोड़ ट्वाइस लिखा था और इससे हम बैलेंसिंग बोलते थे, इस 2 को कैल्शियम के ऊपर ले जाते थे, इसको इसके ऊपर ले जाते थे, कैल्शियम 2 प्लस लिखते थे और OH 1 माइनस। अब इससे हमें एक डाउट होता है कि ऐसा लगता है कि आयरन की वैलेंसी कितनी है? 4 प्लस, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? लेकिन ऐसा होता है क्या? आयरन 4 प्लस में नहीं जाता, ऑक्सीजन 3 माइनस में नहीं जाता, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये इंटरेस्टिंग होता है। ये बेसिकली एफीओ, ये बेसिकली एफीओ और Fe2O3। एफीओ ये क्या है? आयरन 2 प्लस। अच्छा ये क्या है? आयरन 3 प्लस।
ये Fe3O4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन 2+ में भी एग्जिस्ट करता है आयरन, इन दोनों को साथ में हम लिखते हैं Fe3O4, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। लिख लो, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली FeO डॉट Fe2O3, अच्छा, प्लस 3 हाइड्रोजन, और इसको बैलेंस करना होगा, 3 Fe 4 हाइड्रोजन, रिवर्सिबल। पहला वाला जो लिस्ट था वो हो गया, उसको टिक मार दो, सेकंड वाले लिस्ट में आ जाओ। एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स ऑन डाइल्यूट एसिड्स। एसिड में क्या लेना है, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट, अच्छा, एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम जो नहीं होगा वो काट देते हैं, एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4, नो रिएक्शन। बाकी एल्यूमिनियम का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होता है, और कुछ भी मेटल तुम ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, ये कुछ भी ले लेना, मैग्नीशियम ले लेना, ये कुछ भी ले लेना, लेकिन इनके साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे वो देख लेते हैं। अगर इस रिएक्शन में ये एक्टिव मेटल्स का ट्रीटमेंट अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ कराता हूं, हाइड्रोजन मिलेगा, मान लेते हैं हाइड्रोजन मिलेगा, डाइल्यूट HNO3 is an strong oxidizing agent. Concentrated HNO3 ये तो भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तीन एसिड के बारे में याद रखना कृष्णा, HCl ये हमारे आईसीसी के सिलेबस में, पहली एसिड, दूसरी एसिड H2SO4, तीसरी एसिड HNO3। ये एसिड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, इस एसिड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, इस एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इस एसिड की भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये एसिड वोलाटाइल होता है, ये एसिड नॉन वोलाटाइल होता है, और ये एसिड वोलाटाइल होता है। अगर मैं तुझे किसी क्वेश्चन में पूछूं, अब वोलाटाइल रिड्यूसिंग एसिड, तो हमारे सिलेबस में 10 के सिलेबस में 2 एसिड जो वोलाटाइल है, HCl और HNO, और वोलाटाइल रिड्यूसिंग मतलब HCl की बात कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस पकड़ने के हिंट होते। अच्छा, नॉन वोलाटाइल बोलेगा तो बेशक H2SO4। एक और एसिड होती है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन उसका यूज हमारे सिलेबस में 10 तक में बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए हिंट यही होगा कि वो H2SO4 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो HNO3 होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, HNO3 has oxidizing property, HNO3 has oxidizing property both in concentrated as well as diluted form। H2SO4 के साथ ऐसा नहीं है तानिया, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड जब लिया जाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, H2SO4 जब डाइल्यूट होता है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। नोट कर देता हूं मैं, H2SO4 whereas H2SO4 has oxidizing nature only in concentrated form, but in diluted form
it only has acidic nature. H2SO4 जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लोगे तभी उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन H2SO4 को डाइल्यूट फॉर्म में लोगे तो वो एसिडिक होता है। लेकिन HNO3 के साथ समस्या अलग है। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड में तो ऑक्सीडाइजिंग है ही, भयानक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्यों, इसकी बात हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। इस चैप्टर के एंड में व्हेन यू ओपन द चैप्टर ऑफ योर बुक, दिस हाइड्रोजन चैप्टर, इन द लास्ट 2 पेजेस देयर इज रिटन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझेंगे कि ये होता कैसे है, तो फिर उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा तुम्हें। अभी एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि HNO3 बहुत डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है। तो एक पल के लिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में HNO3 होगा डाइल्यूट फॉर्म में, और HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब इट एड्स ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इट एड्स ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट्स। ये जो इतनी मेहनत से तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, इस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएगा और ये वाटर में तुम्हारी मेहनत से पानी फिर गया। इसलिए डाइल्यूट HNO3 नहीं लेते, लेकिन ये समस्या HCl के साथ और H2SO4 के साथ नहीं होती। ठीक है, अच्छा फिर भी कभी कभी जीवन में समस्या आती है, समझते हो कि कुछ नहीं है सर, HNO3 को छोड़कर लैब में कुछ भी नहीं, HCl नहीं है, H2SO4 नहीं है, और वो सर ने कहा है कि हाइड्रोजन गैस चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हो तो HNO3 यूज करना, और HNO3 यूज करने का कंडीशन क्या है वो बता दो। 1% नाइट्रिक एसिड बनाना। 1% नाइट्रिक एसिड मतलब तुमने लैब में एक मेजरिंग सिलेंडर तो देखा ही होगा, उसमें 99 ml वाटर ले लेना और 1 ml HNO3 ले लेना। उस मेजरिंग सिलेंडर में 99 ml वाटर ले लेना और सिर्फ 1 ml HNO3 लेना। क्या मैं इसको डाइल्यूट HNO3 बोलूंगा? नहीं, मैं इसको बोलूंगा वेरी वेरी डाइल्यूट। तो HNO3 से ही अगर तुम्हें हाइड्रोजन बनाने की कभी नौबत आ जाए जिंदगी में, तो डाइल्यूट HNO3 से भी समस्या है। डाइल्यूट HNO3 is also oxidizing. It adds oxygen to hydrogen and produces and converts it into water. But if you are in dire need, if you are in dire need to produce hydrogen gas with nitric acid only, then take nitric acid not in dilute condition, but in very, very dilute condition. This is what we write while writing reaction. HNO3 in very dilute condition. और दूसरा HNO3 को शाम कोल्ड कंडीशन में लेना, कोल्ड कंडीशन, रूम टेम्परेचर में भी नहीं, उस HNO3 को ठंडा कर लेना। आइस बॉक्स होता है लैब में, यहाँ नहीं है, ऐसे लैब में आइस बॉक्स होते हैं। जो मेजरिंग सिलेंडर में तुम नाइट्रिक एसिड बनाओगे 99 ml वाटर और 1 ml HNO3, उस मेजरिंग सिलेंडर को आइस बॉक्स में रख देना, उसको ठंडा कर लेना। अब जो नाइट्रिक एसिड तुमने बनाई है वो नाइट्रिक एसिड कैसी है? कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इस कोल्ड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सिर्फ 2 मेटल के साथ कराना, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद कोल्ड very dilute nitric acid to produce hydrogen, otherwise not. नोट बना देता हूं। लिखना शुरू करो। रिएक्शन जिंक एक्शन, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन डाइल्यूट, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन डाइल्यूट एसिड। दिख रहा है पीछे से कि ब्लैक से दिख रहा है? जिंक H2SO4 डाइल्यूट ZnSO4 प्लस H2, क्या हुआ है जरा बताओगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, more electropositive, yes, more electropositive displaces, more electropositive zinc displaces less electropositive hydrogen. ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल,
ऐसी आयरन, अगर मैग्नीशियम ले लेंगे H2SO4, डाइल्यूट कंडीशन नेसेसरी MgSO4 प्लस H2, आयरन Fe H2SO4 डाइल्यूट, ये दो ही लिख लो, जरूरत नहीं है। अच्छा, अब HCl ले सकते हैं, बस एक यहां लिख के रखो, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन। एल्यूमिनियम डज नॉट react with H2SO4. ऐसे फ्लो में रिएक्शन लिख दोगे Al2SO4 होल थ्राइस, तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये सारा खेल शेख, मैंने एक बात कही थी, यहाँ हम एलिमेंट लगाते हैं और यहाँ एक वो जो सेटअप की बात करी थी मैंने, ये सारा खेल पोटेंशियल का होता है। यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होने के लिए, यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अगर ये एलिमेंट प्रोवाइड कर सकता है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये एनर्जी का गेम है सर, ये एलिमेंट कर देता है, ये कर देता है, ये नहीं कर पाता। नेक्स्ट रिएक्शन ये हो गया। हाँ, नहीं हुआ, लिख लिख जल्दी लिख। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन डाइल्यूट एसिड में सेकंड एसिड कौन सा लेना है? HCl। अगर मैं जिंक का रिएक्शन 2HCl के साथ कराता हूँ HCl डाइल्यूट फॉर्म में, जिंक क्लोराइड प्लस H2, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2, 2Al प्लस 6HCl डाइल्यूट, 2Al Cl3 प्लस 3H2, Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट। ऐसा कैसे? dilute HNO3 cannot dilute HNO3 cannot be used for preparing hydrogen by action of active metals. It is so because HNO3 even in diluted form acts as an oxidizing agent and oxidizes H2 produced to H2O. But if at all HNO3 is to be used for preparing hydrogen, then it is taken in cold, very dilute form, cold, very diluted conditions,
and its action on metals only magnesium and manganese. जोरदार। ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ, और कुछ नहीं। तो तुम कोल्ड वेरी डाइल्यूट कंडीशन सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज से ही कराना, बाकी किसी के साथ नहीं। तो बीच बीच में चश्मा पहन के यार काफी लग रहा है, आग लगा दी आग। रिएक्शन कैसे होगा? मैग्नीशियम +2 HNO3, यहां क्या लिखेंगे? कोल्ड वेरी डाइल्यूट, और क्या मिलेगा? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। समझिए आपने? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज नहीं कर सकते। अगर नाइट्रिक एसिड यूज ही करना है, ये वाला लाइन समझी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करने, अगर तुम्हें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करना है, इसको कोल्ड कंडीशन में लेना, वेरी डाइल्यूट कंडीशन, और मेटल सिर्फ दो ही लेना, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। यहां मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट में। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg2+। नाइट्रेट को क्या लिखते हैं? NO3 1-, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया प्लस H2। इस कंडीशन में ही मैग्नीशियम हाइड्रोजन दे देगा तुम्हें, तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लो कोल्ड वेरी कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक रिएक्शन क्या है? मैंगनीज, मैंगनीज +2 HNO3, और ये क्या देगा तुम्हें? MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, और यहां भी HNO3 कोल्ड वेरी डाइल्यूट, इसको 1% लिख के रखो, 1%। 1% मतलब समझ गए ना? परसेंट, परसेंट मतलब पर 100 ml में 1 ml।